स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बड़ी खबर है। लोकसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह घोषणा की। 20 जुलाई से लोकसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। आज इसका आखिरी दिन था और अब लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस मॉनसून सत्र में 17 बैठकों के दौरान 44 घंटे और 15 मिनट का काम हुआ है। मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी आया, जो कि लगातार सुर्खियां बटोरता रहा और यह प्रस्ताव बुरी तरह से गिरा भी, अस्वीकृत कर दिया गया। प्रस्ताव पर 60 सदस्यों ने चर्चा की थी। सत्र में 20 विधेयक प्रस्तावित हुए हैं, 22 विधेयक पारित किए गए। 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त 2023 को सभी 20 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी दिए गए। मॉनसून सत्र की कार्य उत्पादकता 45% रही है। कार्यवाही में सहयोग के लिए स्पीकर ओम बिरला ने आभार जताया। प्रधानमंत्री, सभी दलों के नेताओं, सांसदों का उन्होंने आभार जताया है। हालांकि इसी मॉनसून सत्र में स्पीकर ओम बिरला नाराज भी हुए थे, जिसके बाद सांसदों ने उनसे मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिलाया था। उन्हें ये कहा था कि अब वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। बहरहाल, मॉनसून सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और इधर दिल्ली में विपक्ष का हल्ला बोल भी सुर्खियां बटोर रहा है। अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें निलंबित कर दिया गया, इसका ये दल विपक्ष विरोध जता रहा है। विपक्ष के जो सांसद हैं, उन्होंने आज विरोध स्वरूप मार्च भी निकाला। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी शामिल हुए। संसद में भी अधीर रंजन का मुद्दा गूंजा। लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। डीएमके सांसद टीआर बालू ने इस बीच स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संसद में अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन यानी निलंबन का मुद्दा उठाया गया। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, विपक्ष के नेताओं ने हंगामा मचाया। आईएनडीआईए के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया और इसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। प्रदर्शन में सोनिया गांधी शामिल हुई, राहुल गांधी भी जुड़े। सभी विपक्षी सांसद इस मार्च में शामिल हुए। राज्यसभा में भी अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया और हाथ जोड़ते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि प्लीज मेरा माइक बंद न करें। दरअसल जैसे ही खड़गे बोलने के लिए उठे, सभापति उन्हें रोकने लगे। बहरहाल, जिस तरह से मार्च निकाला गया, उसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के ये सांसद, जिन्होंने न केवल ये मुद्दा सदन में उठाया है, बल्कि मार्च भी निकाला, कार्यवाही का पहले बहिष्कार किया और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए हालांकि सत्र को स्थगित भी कर दिया गया है। और बीजेपी गवर्नमेंट और खासकर मोदी जी ये संविधान के तहत सदन चलाना नहीं चाहते और जो रूल्स रेगुलेशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जितने भी रूल्स है, उसको अलग रख के आज वो हर मेंबर को धमकी दे रहे हैं और हर मेंबर को सस्पेंड करके, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है ताकि वो मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी न आए। वो मेंबर, हालांकि हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां हैं, सरकार की गलतियां हैं, वो सीएजी में बताते हैं। तो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि 1 दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने रजनी पाटिल जी को किया था, उसी तरीके से इनको आज वो किए हैं। संविधान की एक धारा 105(1) के तहत हर सांसद को ये संवैधानिक अख्तियार है कि अपनी बात सदन के पटल पे बेबाकी से रख सके।
लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनों से जुड़े 3 विधेयक पेश किए। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बिल है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये जो तीनों बिल हैं इन्हें स्टैंडिंग कमेटी में वो भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि आजादी के अमृत काल की शुरुआत हो रही है इसके साथ। पुराने कानूनों में केवल सजा की बात थी, दंड की बात थी। अंग्रेजों के जमाने के ये तीनों कानून हम बदलने जा रहे हैं। पुराने कानून में बदलाव के लिए बिल पेश किया गया है। अमित शाह ने आगे कहा कि इस नए बिल के साथ आईपीसी, सीआरपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। नए कानून का मकसद होगा इंसाफ, यानी इंसाफ मुहैया कराना। महिलाओं और बच्चों को न्याय मिलेगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। एनडीए प्रवक्ताओं की संसद भवन में अहम बैठक की खबर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक का शुभारंभ किया। चिराग पासवान समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस बैठक का जो समापन सत्र होगा उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। तो एनडीए के प्रवक्ताओं की संसद भवन में ये अहम बैठक की खबर है। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उससे जुड़े जितने भी दल हैं जो कि सरकार में भी अपनी भागीदारी रखते हैं, उनकी ये अहम बैठक है जिसमें गहन मंथन किया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की। 17 अगस्त को ऑब्जर्वर्स लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। देखिए, कांग्रेस का फोकस न केवल विधानसभा चुनाव है बल्कि उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी नजर है। 17 अगस्त को जो ऑब्जर्वर्स पार्टी में हैं वो लोकसभा क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। साथ ही ये सभी पर्यवेक्षक तमाम उन लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभाओं में भी जाएंगे और वहां के जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनसे राय मशवरा करेंगे। साथ ही इतना तो साफ है कि चूंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर टिकटों का बंटवारा करना है, तो कर्नाटक मॉडल जो रहा है टिकट बंटवारे का कांग्रेस के लिए, और कर्नाटक में जिस तरह से उन्हें नंबर गेम्स में काफी बढ़त मिली, उसी मॉडल को आजमाया हुआ नुस्खा एक तरह से कहें तो कांग्रेस अपनाएगी। सितंबर के आखिरी में, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक टिकट भी तय हो जाएंगे, ये संकेत दिए गए हैं। अच्छी मीटिंग हुई, 2 मीटिंग अच्छी हुई थी। एक मीटिंग तो जो 25 पर्यवेक्षक बने हैं लोकसभा के स्तर के, उनके साथ मीटिंग हुई और वो लोग 17 तारीख को सभी लोग एक साथ में लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। जो बने हैं पर्यवेक्षक बने वो एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहां पे, जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी, वहां के नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे
तीनों हमारे सेक्रेटरी वाले दौरे कर रहे हैं, उनकी अलग भूमिका है। और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे, वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे कि तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, वही करीब करीब हमारे पीसी मेंबर भी हैं। ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी, एक मीटिंग बुला करके रंधावा साहब के सानिध्य में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी पीसी मेंबरों को, वो खुद जाकर के वहाँ जिलों के दौरे करे, वहाँ मीटिंग करे, बातचीत करे। कर्नाटक का जो वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूंगा, आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें नहीं होते हैं, और सबकी मंशा एक है, चुनाव में जीतना है, सरकार में बनानी है। उसमें सबकी एक राय है। इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156, उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के फ्लाइंग किस मामले की, जो सियासत को गरमा रहा है, तूल पकड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज इस मसले पर अपना रिएक्शन दिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का वक्तव्य बचकाना था और सदन में फ्लाइंग किस का इशारा सदन के सदाचार के खिलाफ था। मैं सदन में खुद वहां था, जिस प्रकार का बचकाना वक्तव्य उनका था। जिस दिन भारत माता की हत्या हो जाएगी, हर भारतीय की हत्या स्वतः ही हो जाएगी। जिस तिरंगे के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, उनकी हत्या की बात नहीं कहनी चाहिए, उनको विरोध करने का था तो दूसरा कोई शब्द का उपयोग वो करते। और सदन के अंदर एक आचार संहिता बनी हुई है, कोई किसी की तरफ इशारा नहीं कर सकता, कोई किसी की तरफ मुंह नहीं बना सकता, कोई किसी भावभंगिमा में दूसरे का अपमान नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने जिस पर महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस उछाला, मैं समझता हूं सदन की सदाचार के विरुद्ध में ये सारी बातें हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान कॉलेज के बाहर जेएलएन मार्ग को इन छात्रों ने जाम कर दिया। इन छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनावों की तारीखें जल्द से जल्द इनका ऐलान हो। स्थिति को काबू करने के लिए हालांकि पुलिस ने पहले समझाइश का प्रयास किया, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे छात्र नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से खदेड़ा किया। जिस वक्त छात्रों को जेएलएन मार्ग से खदेड़ा जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा लाव लश्कर पुलिस का लवाजमा वहां पर तैनात था। इधर कॉलेज के बाहर जेएलएन मार्ग को छात्रों ने जाम किया हुआ था। बातचीत हुई और जब सक्सेसफुल नहीं रही तो फिर पुलिस ने इन छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। बीकानेर से बड़ी खबर है, युवक की चाकू से हत्या मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मृतक के जो परिवार वाले हैं वो मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है। ये परिवार वाले परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। ये जो घटना है, युवक की चाकू से हत्या का जो मामला है, वो कल सामने आया था और ये बात सामने आई थी कि मामूली कहा सुनी हुई जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई और उसमें युवक की हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जय नारायण व्यास थाना इलाके में यह घटना हुई और उसके बाद से ही मोर्चरी के बाहर मृतक के परिवार वालों का धरना जारी है। इलाके के लोगों का भी उन्हें साथ मिल रहा है और वहां पर जमकर नारेबाजी चल रही है। बात उत्तराखंड की। रुद्रप्रयाग में एक व्यक्ति नदी की दो धाराओं के बीच फंस गया था। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बेहद साहसी ये टीम होती है और अपने साहस का परिचय देते हुए इस टीम ने रोप और लाइफ जैकेट की
मदद से उस व्यक्ति को सकुशल वहां से निकाला और किनारे तक लेकर आए। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति श्री केदारनाथ से वापस आते समय भूस्खलन वाले क्षेत्र में पैदल मार्ग बाधित होने के कारण शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गया और नदी किनारे गुप्तकाशी की ओर वो जा रहा था। इसी दौरान गदेरे के तेज बहाव की चपेट में आया और गदेरे के बीच में फंस गया। इस व्यक्ति द्वारा मदद की आस सामने आ रही थी। एसडीआरएफ तक ये बात पहुंची और फिर एसडीआरएफ ने उसकी मदद की। अत्यधिक आभार ये व्यक्ति अब एसडीआरएफ का जता रहा है, प्रकट कर रहा है। और इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में देर रात भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 शिमला कालका मार्ग फिर से बंद हो गया है। चक्की मोड़ के पास कालका शिमला नेशनल हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद हुआ है। ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया गया है। 2 दिन पहले की बात है, इसे 1 सप्ताह तक बंद रखने के बाद ही खोला गया था और आज ये घटना हुई है। आज से इस पर लोडेड ट्रकों को गुजारने का प्लान भी था, लेकिन इससे पहले ही रात में भूस्खलन हुआ और एनएच फिर से बंद हो गया। इसके अलावा शिमला के पंथा घाटी से कंसुपट्टी रोड लैंडस्लाइड आने से यातायात के लिए बंद हो गया है। पंथा घाटी आने जाने के लिए खलीनी, विकासनगर, छोटा शिमला से ब्रॉकहॉर्स्ट होकर एसडीए कॉम्प्लेक्स रोड से निकला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगातार बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार शाम केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इसका जलस्तर खतरे के निशान 92.73 मीटर को पार कर 92.92 मीटर पर पहुंच गया है। यह खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर है। माफ कीजिएगा, खतरे के निशान 92.73 को पार कर 92.92 पर पहुंचा, जो कि खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर है। सरयू नदी में आए उफान के चलते रुदौली, सोहावल और सदर तहसील इलाके के करीब 2 दर्जन गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन और आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरयू नदी तटीय इलाके जो इसके हैं उसके गांव में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ से बचने के स्थायी उपाय अब तक नहीं किए गए और इस वजह से हर बार यहां खौफ का साया मंडराता है। सोहावल, अयोध्या में सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसील प्रशासन ने निचले क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। ये पानी तो नेपाल से भी आ रहा है, भारी मात्रा में बारिश उधर काफी हुई है। प्लस उत्तराखंड का भी जो मतलब यहाँ यूपी बॉर्डर पे लगता है उत्तराखंड, जो शारदा नदी उससे भी भारी मात्रा में उधर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, भारी मात्रा में। तो जो इसकी वजह से दोनों नदियों का मतलब जलस्तर मतलब भारी मात्रा में बढ़ जाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। और उधर बिहार के भागलपुर में लगातार बारिश से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में पानी का दबाव बढ़ा है। नवगछिया रंगरा प्रखंड के ज्ञानीदास टोला के पास लगभग 20 फीट गंगा का डाउनस्ट्रीम में किनारा कटने से गंगा का पानी उसरहिया गांव में प्रवेश करने लगा है। गांव में पानी भरने से गांव वाले डरे हुए हैं। भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इसके साथ ही गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गंगा का पानी अब गांव में प्रवेश कर गई है और तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से जो यह नवगछिया का रंगरा प्रखंड है और गंगा का जो पानी है अब धीरे धीरे करके गांव में प्रवेश कर रही है। इसके साथ ही गांव के जो लोग हैं वो डरे सा में है। गांव वालों के पास एकमात्र विकल्प आने जाने का जो है वो नाव रह गया है। गांव के लोग अपने अपने सामान को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। यह रंगरा प्रखंड का क्षेत्र है और क्या जलस्तर क्या स्थिति है? पूरा बढ़ रहा है, गांव घुसने वाला है अभी। और ये देख रहे हैं कि अभी उधर से मालूल भैंस उस खोल के बहा रहा है, वो बांध पे जा रहा है। और देखिए पूरा ये भर गया है, दूसरे यहाँ गाँव है ये पूरा भर गया है। और देना चाहिए ये पत्थर जो ये वहाँ विदेशी बरसात ताल्लुक देना चाहिए, लेकिन ये आधे दूर से दे रहा है बस। तो अब गांव में पानी घुस जाए।